नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के केंद्र से सवाल की, कामगारों के लिए सरकार के ऐलान की, जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा पर क्यों लगी रोक और क्या मणिपुर में बनेगी कांग्रेस की सरकार, और आखिर में बात अर्थव्यवस्था में बनी हुई सुस्ती की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिनों के लिए रद्द किए सभी राजनीतिक कार्यक्रम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की घोषणा। बिहार विधान परिषद में भाजपा नेता अवधेश नारायण सिंह होंगे कार्यकारी सभापति, अवधेश सिंह ने संभाला कार्यभार। बिहार विधान परिषद के सभापति का पद लंबे समय से पड़ा था रिक्त। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का किया ऐलान, सरकार के 12 मंत्रालय प्रवासियों के लिए 6 राज्यों में चलाएंगे 125 दिनों का मिशन रोजगार। अभियान के तहत कराए जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आई तेजी, सोशल मीडिया के जरिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा करेगी वर्चुअल रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे वर्चुअल रैली। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 700 अंक और निफ्टी 210 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। लद्दाख सीमा पर जो हुआ उसे लेकर पूरा देश गुस्से में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, चूक कहां हो गई। दिल्ली में भी इस पर जमकर सियासत चल रही है, विपक्ष सरकार पर जमकर बरस रहा है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर तल्ख तेवर अख्तियार करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहुल ने पीएम मोदी से तीखे सवाल किए हैं। जवाब बीजेपी की ओर से भी आया है, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में लद्दाख में पड़ोसी देश की हिमाकत का मुद्दा उठाते हुए सख्त लहजे में सबक सिखाने का दम भरा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम जवाब देने में भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इसे भूलेंगे नहीं। दूसरी ओर विपक्ष अब भी सरकार से ऐसे कई सवाल पूछ रहा है जिसके जवाब देश जानना चाहता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने पूरे मामले को लेकर आज एक बार फिर सीधे सरकार से सवाल किया है। राहुल ने एक 18 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारे निहत्थे जवानों के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ी हानि है। हमारे जवान निहत्थे क्यों थे, उन्हें इस तरह किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। राहुल के इस सवाल से तिलमिलाई बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी इस मौके पर जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं। राहुल को देश को गुमराह करने की राजनीति से बाज आना चाहिए। दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए समझौते के कारण पेट्रोलिंग के दौरान जवान निहत्थे ही निकलते थे। हम समझौते का पालन कर रहे थे, जो हुआ उसे दुनिया ने देखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, देश के जवान विषम परिस्थितियों में भी देश की हिफाजत करने में जुटे हैं, लेकिन आज भी जवानों के पास जरूरी संसाधनों की कमी है। अगर उन चीजों को पहले ही जवानों को मुहैया करवा दिया जाता तो क्या पड़ोसी देश ऐसी हिमाकत करता? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, बात जरूरी सुरक्षा सामानों के मुहैया कराने की नहीं है। जब जवान अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन संसाधन होते ही हैं। लेकिन सोमवार की रात जो घटना घटी है उसमें हमारी कूटनीतिक चूक सबसे बड़ी वजह मानी जाएगी। एक तरफ आप मेजर जनरल लेवल की मीटिंग करते हैं और दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना घट जाती है। लेकिन इसी मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान जो आया है वो बहुत ही हास्यास्पद है। उन्होंने हमेशा की तरह पिछली सरकार और खासकर कांग्रेस की सरकार पर जिम्मेदारी डालते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है मीनाक्षी कि जब दोनों देश आज आमने सामने हैं तो आज की परिस्थिति में ही बात होगी, न कि 1996 और 2005 के समझौते को आधार बनाकर आप जिम्मेदारियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और वो भी तब जब दिख रहा है कि सामने वाला आपके जवानों की जान लेने पर तुला हुआ है, आपके जवान बुरी तरह फंस चुके हैं। ऐसे में आपको अपनी जान बचाने के लिए भरसक प्रयास तो करने ही होंगे। लेकिन मोदी सरकार अपनी गलतियों का ठीकरा हमेशा पिछली सरकारों पर फोड़ती आई है और इस वक्त भी यही कर रही है। देखिए मीनाक्षी, चीन के साथ सीमा विवाद को भारत को सुलझाना ही होगा और इसके लिए कूटनीतिक स्तर पर चीन को घेरना होगा। भारत चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार है और ये बात चीन भी अच्छी तरह से जानता है। आर्थिक चोट देकर भारत अपने पुराने जख्मों को भी भर सकता है और अभी जो चीजें चल रही हैं खासकर सीमा विवाद उसको भी दूर कर सकता है, वरना घुटने टेकने से देश की जनता और जवानों का मनोबल भी कम होगा। मोदी सरकार देश का भला सोचे, न कि कुछ चंद उद्योगपतियों की भलाई की खातिर देश को दांव पर लगाए।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में पूर्णबंदी लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा परेशानी उस श्रमिक वर्ग को उठानी पड़ी जो अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में काम की तलाश में गया था और पूर्णबंदी होने के बाद पैदल ही घर को लौटने लगा। विपक्ष ने प्रवासी कामगारों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, केंद्र से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद आज आखिरकार मोदी सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए एक अभियान शुरू करने का जिक्र किया है, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। देश में स्वास्थ्य मुसीबत और पूर्णबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगारों ने घर वापसी की है। ऐसे में श्रमिकों के पास रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। विपक्ष श्रमिकों के रोजगार का मुद्दा कई बार उठा चुका है। सरकार से प्रवासी कामगारों को नकद राशि देने की मांग कर चुका है। इसी बीच अब केंद्र सरकार एक खास अभियान का आगाज करने जा रही है। इस योजना का नाम गरीब कल्याण रोजगार है। योजना की लॉन्चिंग 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं इस योजना के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जानकारी दी। इस योजना के तहत देश के कई राज्यों से अपने अपने गांव पहुंचे प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभियान को देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा, जो 125 दिन तक चलेगा। 20 जून को अभियान को शुरू करने के मौके पर इन राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि 50,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जा रही इस योजना के तहत कामगारों को 25 प्रकार के काम दिए जाएंगे। जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है। इसका फायदा 25,000 प्रवासी कामगारों को मिलने का दावा किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि कामगारों की स्किल मैपिंग की गई है। इन सभी योजनाओं को सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत साथ लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी योजनाओं को 125 दिनों के भीतर सैचुरेशन लेवल पर लेकर जाएंगे। अब सरकार के इस अभियान को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखना होगा। वाकई अब सरकार के ऐलान से कामगारों को कितनी राहत मिलेगी ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी होगा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। दरअसल हर साल ओडिशा के पुरी में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा पर असमंजस बना हुआ था। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते एक एनजीओ ने यात्रा रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस रिपोर्ट में देखिए। ओडिशा के पुरी में हर साल पूरे जोर शोर के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन इस बार हालात हर बार से अलग हैं। देश को स्वास्थ्य मुसीबत ने घेरा हुआ है। लाखों लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। यही वजह है इस बार जगन्नाथ यात्रा को लेकर असमंजस बना हुआ था। लेकिन आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस सस्पेंस को खत्म करते हुए 23 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दी है। दरअसल भुवनेश्वर के एनजीओ ओडिशा विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर कहा था, रथ यात्रा से स्वास्थ्य मुसीबत के फैलने की ज्यादा गुंजाइश रहेगी। अगर लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर कोर्ट दीपावली पर पटाखे चलाने पर रोक लगा सकता है, तो रथ यात्रा पर रोक क्यों नहीं लगाई जा सकती। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान आज चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा, अगर मुसीबत के बीच हमने इस साल रथ यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्वास्थ्य मुसीबत फैली हो तो ऐसी यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ आती हो। लोगों की सेहत और उनकी हिफाजत के लिए इस साल यात्रा नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने ओडिशा सरकार से कहा, इस साल राज्य में कहीं भी रथ यात्रा से बड़े जुलूस या कार्यक्रमों की इजाजत न दी जाए। आपको बता दें, मंदिर समिति ने रथ यात्रा को बिना श्रद्धालुओं के निकालने का फैसला लिया था। रथ बनाने का काम भी तेज रफ्तार से चल रहा था। मंदिर समिति ने रथ खींचने के लिए कई विकल्पों को सामने रखा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा निकालने को लेकर पटनायक सरकार को आदेश दिया है कि इस बार रथ यात्रा न निकाली जाए। अब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर चल रहा असमंजस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई सियासत अब जोर पकड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, मणिपुर में तो बीजेपी के अच्छे दिन उससे दूर नजर आने लगे हैं। जी हां, यहां बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम समेत कुल 9 विधायकों ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है, जो न सिर्फ बीजेपी के लिए राज्यसभा में परेशानी बनेगा बल्कि उसे सूबे की सत्ता से भी बाहर कर सकता है। क्या है आखिर पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सियासी खेल खराब करने वाली बीजेपी अब खुद मुसीबतों में घिरती नजर आ रही है। जी हां, बीजेपी का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया है। मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से उप मुख्यमंत्री वाई जॉयकुमार सिंह समेत कुल 9 विधायकों ने नाता तोड़ लिया है।
कांग्रेस के रिवर्स ऑपरेशन लोटस से बीजेपी को मणिपुर की सत्ता गंवाने के साथ साथ कल यानी 19 जून को राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव में शिकस्त भी खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आई थी। 28 विधायकों के साथ कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बीजेपी के 21 विधायक जीत कर आए थे। लेकिन बीजेपी ने सभी गैर कांग्रेसी विधायकों, नागा पीपुल्स फ्रंट के 4, एनपीपी के 4, टीएमसी के 1, एलजेपी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने सत्ता की कमान एन वीरेन कुमार को सौंपी थी। एनपीपी के 4 विधायकों को मंत्री बनाया था, जिनमें वाई जॉय कुमार सिंह को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब डिप्टी सीएम ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया है। एनपीपी को साधने के साथ साथ बीजेपी में भी सेंधमारी करने में कांग्रेस सफल रही है। इसमें सरकार के साथ साथ एक राज्यसभा सीट के चुनाव में बीजेपी का गणित गड़बड़ाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के 3 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी दल एनपीपी, टीएमसी और निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके बाद कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। वहीं कांग्रेस सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में जुट गई है। इस तरह से मणिपुर की सत्ता का संग्राम काफी दिलचस्प हो गया है। तो देखना होगा कि आगे मणिपुर की सियासत में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। एक तरफ बीजेपी नेताओं की नाराजगी से मणिपुर की सियासत में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, तो वहीं बिहार में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी शोर खूब सुनाई दे रहा है। सूबे में पोस्टरबाजी के जरिए हर दल एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इसी कड़ी में अब एक बार फिर सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्षी दल आरजेडी को पोस्टर के जरिए आड़े हाथों लिया है। बिहार में अब चुनावी बिगुल बजने में कुछ ही महीने बाकी हैं, लिहाजा सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़नी लाजमी है। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू जहां खुद के शासनकाल का ढिंढोरा पीटकर सत्ता में वापसी का ख्वाब देखने में मगन है, तो वहीं विपक्ष भी रणनीति बनाने में जुटा है। इसी बीच राज्य में पोस्टरबाजी का दौर भी अब तेज हो चला है। इस बार के चुनाव में पोस्टर वॉर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, जिसके चलते आज एक बार फिर से आरजेडी के खिलाफ पोस्टरबाजी की गई। पटना के कई जगहों पर तेजस्वी यादव के खिलाफ नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा गया है, अनियमितता के महामंडलेश्वर का प्रवास कहां पर है। इस पोस्टर में आरजेडी प्रमुख को भी घेरा गया और लिखा है, गड़बड़ी करने वाले राजा 27 साल 6 महीने के न्यायिक प्रवास पर और अनियमितता वाले राजकुमार 56 दिनों तक थे। एक कैप्शन ये भी दिया गया है कि जानता है सारा बिहार, संपत्ति अर्जन में मस्त है पूरा परिवार। जाहिर है पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके पिता पर भी चुटकी ली गई है। आपको बता दें, पटना की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से पोस्टर के जरिए लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टरबाजी जारी है। इससे पहले आरजेडी प्रमुख के जन्मदिन के मौके पर एक पोस्टर लगा था, जिसमें उनके 73वें जन्मदिन पर उनकी 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया था। उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने भी पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन ये तो महज शुरुआत है, क्योंकि चुनाव से पहले अभी ऐसे और भी कई पोस्टर आएंगे जिसमें सत्ताधारी और विपक्ष खुद को दूसरे से बेहतर बताएंगे। लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था में बनी हुई सुस्ती की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। रोजाना 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। वहीं अर्थव्यवस्था का हाल भी बेहाल होता जा रहा है। इसी बीच अब खबर है कि अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार के आसार बेहद कम हैं, क्योंकि उपभोक्ता खर्च में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट देखिए। देश में लागू की गई पूर्णबंदी से स्वास्थ्य मुसीबत पर ब्रेक भले ही न लगा हो, लेकिन इसने पहले से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर जरूर बुरा प्रभाव डाला है। अब भले ही अनलॉक मोड का आगाज हो गया हो, सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान कर दिया हो, लेकिन हालात अब भी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण उपभोक्ता खर्च में बड़ी गिरावट आई है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में जल्द उछाल की उम्मीद नहीं दिख रही है। दरअसल पूर्णबंदी खुलने के बाद भी दुकानों से ग्राहक गायब हैं। इसके अलावा नौकरियों में कटौती, कर्ज का बोझ, नया कर्ज नहीं मिलने की उम्मीद और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ग्राहक बाजार से दूरी बनाए हुए हैं, जिससे हालात खराब हो रहे हैं। दरअसल सॉफ्टट्रैक के डाटा के मुताबिक भारत में रिटेल स्टोर जाने वाले ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है। डाटा के मुताबिक मई महीने में इसमें वार्षिक आधार पर 30% की गिरावट रही है, जबकि पूरी तरह से देशव्यापी पूर्णबंदी में बीते अप्रैल महीने में 90% की गिरावट रही थी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के डाटा के मुताबिक मार्च महीने में ही क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में बड़ी गिरावट रही थी। आरबीआई के डाटा के मुताबिक मार्च महीने में उपभोक्ताओं ने खरीदारी पर क्रेडिट कार्ड से 50,700 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इससे पहले के महीने में यानी फरवरी में 62,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य समस्या के कारण उपभोक्ता कॉन्फिडेंस इंडेक्स में मई महीने में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये ऐतिहासिक स्तर तक गिर गया है।
आरबीआई के मुताबिक मई में उपभोक्ता कॉन्फिडेंस इंडेक्स गिरकर 63.70 अंक तक आ गया। अब मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय उपभोक्ता भविष्य की खरीदारी को लेकर आशंकित दिख रहे हैं। आरबीआई के ताजा उपभोक्ता सेंटीमेंट सर्वे के मुताबिक उपभोक्ता अगले 1 साल की अवधि में खर्च को लेकर काफी निराश हैं। इन सभी कारणों के चलते अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार की संभावना बेहद कम है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।